मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप रीड कर रहे थे। आपका चैप्टर नंबर है 8th। ठीक है, 8th चैप्टर में आप परिवहन और संचार पढ़ रहे थे। तो वहाँ हम आ गए थे जल परिवहन पे। जल परिवहन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वहाँ हम समुद्री मार्गों के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ 4 समुद्री मार्ग हैं जो अभी हमारे लेफ्ट हैं। तो वो देख लेते हैं एक बार कि वो कौन कौन से सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गए थे हम दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्ण द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। देखिए, इस मार्ग की ज़रूरत क्यों है? यदि हमें इन कंट्रीज़ में जाना है, ठीक है, कौन कौन सी? हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया, तो हम इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। पनामा और सिडनी के बीच की तय की गई दूरी 1200 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग का महत्वपूर्ण पतन है। ठीक है, यह है जो पतन था, यह जो पोर्ट थी, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था। फिर से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। दिस वॉज द पोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तटीय नौ परिवहन की बात करते हैं। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जल परिवहन जो है वह एक सस्ता साधन है, जबकि जो समुद्रिक मार्ग है विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटीय नौ परिवहन लंबी रेखा तटीय वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण था संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में सेनगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन को भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरें देख लेते हैं। स्वेज और पनामा दो महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें हैं अथवा जल मार्ग हैं। देखिए, स्वेज और जो पनामा दो मानव निर्मित, मनुष्य निर्मित मतलब नहरें हैं, जलमार्ग हैं, जो पूर्वी तथा पश्चिमी विश्व दोनों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। ठीक है, दोनों ही रिवर इम्पोर्टेंट, जो कैनाल्स हैं, नहरें जो हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखिए, इस नहर का जो निर्माण है 1869 में मिस्र, इजिप्ट में उत्तर में पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वीज की मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। देखिए, इस नहर का निर्माण इजिप्ट में किया गया। इसका जो पर्पस था वह क्या था? इसका पर्पस यह था कि यह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों का, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, दोनों सी को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश के लिए यह एक नया मार्ग प्रदान करती है तथा लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तर मांशांतरिक मार्ग की तुलना में घटाता है। देखिए, जो लिवरपूल और कोलंबो दोनों के बीच की जो प्रत्यक्ष दूरी है यह उसको भी घटाता है। जल बंधकों में रहित समुद्र सतह के बराबर नहर, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है तथा 11 से 15 मीटर यह गहरी है। और इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। देखिए, टोटल यहाँ पर जो ये लंबाई कितनी है इस नहर की? 160 किलोमीटर है। और जो इसकी गहराई कितनी गई है? 10 से 15 मीटर के बीच में दी गई है। और इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान जो हैं वे आवागमन करते हैं तथा उन्हें पार करने में, मतलब उन जो जलयान हैं वो इसको पार करने में कितना समय लेते हैं? 10 से 12 घंटे का समय लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान, जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमांशा अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। देखिए, जो यहाँ पर अत्यधिक यात्री और माल कर होने के कारण कुछ जलयान, जिनके लिए समय की देरी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो उत्तरवांशा अंतरिक्ष जो मार्ग हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, तो वहाँ से भी वो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो है वह भी लगता है और अत्यधिक यहाँ पर यात्री भी हैं, इस वजह से दूसरे मार्ग से भी जा सकते हैं।
एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वीज तक जाता है। एक रेल मार्ग है जो इस नहर के सहारे स्वीज तक जाता है और फिर इस्माइला से एक शाखा कैरो की ओर जाती है। नील नदी से यह नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वीज नहर से इस्माइला तक जाती है, जिससे पोर्ट सैयद और स्वीज नगरों के ताज़े पानी की आपूर्ति हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पनामा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, देखिए अभी मैंने आपको जो स्वीज कैनाल थी उसके बारे में डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पर करेंगे वो हम करेंगे पनामा कैनाल, पनामा नहर के बारे में। यह जो नहर है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? पूर्व की यदि हम बात करें तो अटलांटिक जो है, ठीक है, अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलमरूद के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किए गया है, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया है। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जल बंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह को पार करते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। देखिए इस समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वीज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग देख लेते हैं। आंतरिक जलमार्ग में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तटीय क्षेत्र हैं। प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नार्वे तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता और उपयोग में लाए जाने वाले परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। देखिए जहाँ पर ज़्यादा वन क्षेत्र हैं तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नदियां हैं वहीं मतलब परिवहन का साधन हो सकती हैं। अत्यधिक जो भारी वस्तुएं होती हैं जैसे कि कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जाता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे। देखिए प्राचीन काल की यदि मैं बात करूं तो परिवहन के मुख्य मार्ग के रूप में नदी मार्गों का ही प्रयोग किया जाता था, जैसे कि भारत के संदर्भ में। परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के द्वारा प्रतिद्वंद्विता के कारण सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाले जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। देखिए प्राचीन काल में जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था परिवहन के लिए, लेकिन आज के समय में काफ़ी कम किया जाता है। रीज़न क्या है? एक रेल मार्ग उत्पन्न हो गए हैं। दूसरा जो जल का प्रयोग है वो अत्यधिक सिंचाई के लिए किया जाता है। तीसरी बात जो इसमें मतलब जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी महत्ता, अपनी इम्पोर्टेंस खो दी है। आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता जो है वह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने और बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करने नदियों की नौगम्यता को बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। अब देखिए अभी तक हमने विभिन्न देशों की जो सड़कें थी, सड़क परिवहन थी, उनके बारे में, सड़क जो महामार्ग थी उनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने यहाँ पर जो समुद्री जलमार्ग थे, ठीक है, वो हमने देखे। रेल मार्ग
जलमार्ग देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ में कौन से इम्पोर्टेंट है। जब हम यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग की बात कर रहे हैं तो आंतरिक जलमार्ग की स्थिति में अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो इनलैंड वाटरवेज हैं, तो वहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग कैनाल्स के बारे में, नहरों के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइन जलमार्ग, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी दो कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए जाती है? जर्मनी और नीदरलैंड को। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबी में नौकायान योग्य है। देखिए नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायान योग्य हैं। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। देखिए जो सामुद्रिक पोत हैं वो कहाँ तक? कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। रूर नदी क्या हो गई? इसकी सहायक नदी हो गई, राइन में आकर मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रभावित होती है। यह जो नदी है वो किससे प्रभावित होती है? एक संपन्न कोयला क्षेत्र से। तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन है। इस प्रदेश में यदि मैं बात करूं तो जो डसलडोर्फ है, ठीक है, वह राइन नदी पर एक पोर्ट है, एक पतन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। देखिए रूर की बात करें तो रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आगमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जो जलयान हैं तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग जो है वह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे डेन्यूब जलमार्ग। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टाराना, सेवेरिन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी हैं। अब वोल्गा जलमार्ग की बात कर लेते हैं। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें वोल्गा जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वोल्गा सबसे इम्पोर्टेंट जलमार्ग है रशिया कंट्री के अंदर, जिसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। वृद्ध झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की वृद्ध झीलें जैसे कि सुपीरियर है, हेरन है, एरी तथा ऑन्टेरिया सू नहर तथा वेरेंट नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी जो है वृद्ध झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो दिया गया है वह जस्ट बताया गया है कि कौन सी नहर, कौन सी जलमार्ग हैं और कौन सी कंट्रीज़ को वह क्रॉस करती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं बताया गया। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृत्त झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती हैं। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन कौन सा है? डुलुथ है, बुफालो है। सभी आधुनिक समुद्री पतन की सुविधाओं से युक्त हैं। इस प्रकार देखिए कौन से दो इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर, डुलुथ था और बुफालो था। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। मिसिसिपी जलमार्ग देख लेते हैं। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। वायु परिवहन पढ़ लेते हैं। अब हमने सड़क परिवहन कर लिया, जल परिवहन कर लिया और रेल परिवहन भी हम कर चुके हैं। अब बारी आती है वायु परिवहन की। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है। सबसे तीव्रता की बात की जाए तो वो कौन सा है? यहाँ पर वायु परिवहन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण
कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे वरीयता दी जाती है। इसके द्वारा मूल्यवान जो जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों तथा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन, एवेलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्राय महामार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, इंडिया की यदि मैं बात करूं तो जो हिमालय प्रदेश है वहाँ पर भूस्खलन की वजह से या फिर भारी हिमपात यदि हो गया तो उस स्थिति में जो प्राय मार्ग हैं वह अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन काम करता है? जो वायु परिवहन की सहायता से ही यहाँ के लोगों की मदद की जाती है। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुँचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प होता है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका सामरिक इम्पोर्टेंस भी है। उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश की बात करें तो उन्होंने जो ईरान पर हमले किए थे वे सारे के सारे हवाई हमले ही थे। वायु मार्गों का जो तंत्र है वो तेजी से फैल रहा है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाएं जैसे कि विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक क्या होता है? खर्चीला होता है। उन्हें देश में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। देखिए, आज के टाइम पे यदि जब से एयरलाइंस मतलब यूज़ करने लगे हैं तब से मतलब ये कह सकते हैं हम कि किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। पूरे विश्व की बात करें तो मैक्सिमम मतलब इसने 35 आवर्स हमें बताया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कवर करना है तो 35 आवर्स आपको लगेंगे। ठीक है, ये चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ है जो वायुयान बनाते हैं और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा तय की गई यात्रा को अब घंटों या मिनटों में मापा जा सकता है। जिस दूरी को तय करने में हमें वर्ष या महीने लग जाते थे उस दूरी को तय करना अब हमारे लिए आसान हो गया है। उस दूरी को घंटों या मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का उपयोग अनुकरणीय है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें जो हैं विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायु परिवहन लंदन और न्यूयॉर्क के बीच द्वारा दूरी का 3.5 घंटों में तय कर लेता है। अब देखिए, महाद्वीपीय वायुमार्ग। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। ठीक है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूरोप की या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का संगम जाल है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का अकेला कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु हैं जहाँ अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का जो है अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइन की बात करते हैं अब यहाँ पर हम। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जल का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैसी जैसी जो लिक्विड फॉर्म में है उनका मतलब
जो परिवहन करने के लिए हम पाइपलाइनों का प्रयोग करते हैं। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं, आपको पता है इनके बारे में। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का संघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के आबादित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।